हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। सुनने में थोड़ा आज अजीब सा लग रहा है, तो उससे पहले मैं आप सबको विश करना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। आज मुझे पता है आपका फेस्टिव मोड ऑन है, पढ़ाई का कुछ खास मन भी नहीं है, तब भी चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैं आज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी क्लास लाई, वो है आपके चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैराथन क्लास। आपको पता है बच्चों, मैंने आज आपके लिए मैराथन क्यों रखा है? ताकि आप अपने फेस्टिव मोड को भी एंजॉय कर सके और उसी के बीच में थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी मैम के लिए, और उनके साथ आप एक क्लास भी मतलब मैराथन भी एंजॉय कर सकें। जिन जिन बच्चों ने अभी तक भी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो फटाफट से ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्रिप्शन परचेज करें, या तो आइकॉनिक या प्लस, और अपना कोड जो कि है BREJA, बिल्कुल BREJ10, इस कोड को यूज करना मत। Myself, Abhilasha Bareja, welcoming all of you to my class. I'm the business studies educator at Unacademy. चलो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले जो बच्चे मेरे पास रोज आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो तो मुझे जान गए हैं, तो उन्होंने अगर अपने फ्रेंड्स को अभी तक नहीं बताया है, तो फटाफट से बच्चों फोन उठाइए, उन्हें फोन करिए, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, जल्दी से उन्हें भी बुलाएं, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पूरे अच्छे दिल से पढ़ाई कर सके। Myself, Abhilasha Bareja, a business studies educator at Unacademy. I completed my graduation BCom from Delhi University, post-graduation MBA Finance as a major and Marketing as a minor from IFPM College. I have also done BEd from MG. I am having experience of more than 7 years for grades 11th and 12th business studies. Along with that, I also take different subjects like business organizational management, human resource management, and HR management. Oh, sorry, business communication for graduation and post graduation. इसी के साथ मैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज सब्जेक्ट भी लेती हूँ, CA प्रोफेशनल। तो बच्चों ये तो था सब मेरे बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं उसकी जहां पे एक्चुअली आप और मैं दोनों मिले हैं, यानी कि अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बता दूं, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जितनी चाहिए, जितनी मर्जी बारी आप पढ़ाई कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट एजुकेटर से कंप्लीट एजुकेशन ले सकते। टेलीग्राम के बारे में बच्चों आप मेरे से भी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, और बिल्कुल जानते होंगे, और मेरे को ये भी पता है सबके फोन में टेलीग्राम जरूर होगा। लेकिन तभी भी अगर किसी के फोन में नहीं है, तो फटाफट से वो डाउनलोड करें और जल्दी से जल्दी कॉमर्स 365 का ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर ऐड हो जाए, क्योंकि वहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो भी हमारा चल रहा है, और जो भी अगर कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अनाउंसमेंट होने वाली है, बी द फर्स्ट वन टू गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, तो आप आगे अपने दोस्तों को भी तो बता सकेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन करिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर कमेंट करें। सब्सक्रिप्शन हमारी बच्चों दो तरीके की होती है, एक होती है प्लस, एक होती है आइकॉन। कहने को तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन तब भी दोनों में कुछ अलग अलग फीचर्स भी हैं। मुझे पता है आप जब दोनों के सुनेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पता है क्यों हो जाएंगे आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं आइकॉनिक पे जाऊं या मैं प्लस पे जाऊं। तो मैं आपको ये भी बता दूं, सब्सक्रिप्शन के फीचर्स बताने के बाद मैं आपको लास्ट में हेल्प भी करूंगी, ये गाइड करने में कि आपको एक्चुअली में किस पर जाना चाहिए। तो पहले मैं आपको बताती हूँ प्लस के बाद। एक तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। बच्चों आपको पता है आजकल पेंडेमिक चल रहा है, माहौल बहुत खराब चल रहा है, कोरोना के केसेस फिर से थोड़े थोड़े बढ़ने लग गए हैं, तो हमें अब घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो हमें घर से बाहर नहीं जाना है, घर बैठे अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने लैपटॉप, PC या फोन पर कंप्लीट एजुकेशन ले।
साथ ही आपका पूरा कोर्स यहाँ पर फिनिश कराया जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या आप जिस भी अपनी स्ट्रीम में नॉन मिड कॉमर्स ह्यूमैनिटीज किसी के बारे में भी चाहते हैं, आपको उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड सारी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप कांटेक्ट में आएंगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ बैठने में, आपके साथ पढ़ने में, आपको पूरी कंप्लीट एजुकेशन देंगे। आपके रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेक्शंस कंडक्ट करे जाएंगे। डाउट सॉल्विंग बहुत जरूरी होती है बच्चों, क्योंकि डाउट्स हमारे ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारे डाउट्स नहीं आ रहे तो इट मींस कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं, हमें अपना चैप्टर समझ नहीं आ। किसी के साथ पढ़ाना बहुत आसान है, हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करना हर किसी का काम नहीं होता। तो हम अनअकैडमी पे आपकी हेल्प करते हैं एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक्स्ट्रा गाइडेंस देने में, ताकि आप खुश हों और अपने रिजल्ट जरूर अचीव करें। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आप खुद देखेंगे जो मैं चैप्टर 2 की मैराथन ले रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है और लिंक में हमारे नोट्स भी हैं। आप इजिली वहां जाके नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स किसी भी फॉर्म में आप चाहें तो डेली, वीकली, लाइव क्वेश्चंस, लाइव क्विजेस, टेस्ट सीरीज आप देना तो चाहें, आप जिस भी चीज में इंटरेस्टेड होंगे हम उसके ढेर सारे टेस्ट आपको दे। लाइव टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी जाती है जिसमें आप इजीली अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो देखा बच्चों, इतने सारे फीचर्स। अब आप जरूर जानना चाहेंगे इसकी फीस, और आप सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी फीस बहुत ज्यादा हाई है। तो मैं बच्चों आपको यहाँ बता दूं और आपका सस्पेंस खत्म कर दूं, अगर हम 12 महीने यानी कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो हमें से 1250 रुपए, जी हाँ 1250 रुपीज ही पर मंथ पे करने हैं। और अगर हम 24 मंथ्स यानी कि 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं तो हमें सिर्फ 1042 रुपए यानी कि 1042 रुपीज ही फॉर अ मंथ पे करना है। इसी के साथ आप नीचे दिए गए बॉक्स में मेरा रेफरल कोड, आई एम सॉरी आपका अपना रेफरल कोड जो कि BREJA10 है, इसको यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया। अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा है, जब इसमें इतने सारे फीचर्स हो गए तो आखिर इसमें क्या होगा, आइकॉनिक ऐसे एक्स्ट्रा क्या दे रहा होगा, बताओ फटाफट से सरप्राइज खोलूं। चलो, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डिफरेंट फीचर, पर्सनल मेंटर। जी हाँ बच्चों, आपको इसमें एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल मेंटर वो होता है जो आपके वन ऑन वन आपको पढ़ाएगा, आपके डाउट्स क्लियर करेगा, आपको गाइडेंस देगा। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कई बार बच्चों क्या होता है, हम हेजिटेट कर जाते हैं अपने डाउट्स पूछने में ग्रुप में, पता है क्यों? कि हमें लगता है हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे। बट आपको एक बात बताऊं, आपके फ्रेंड्स को भी पूरा नहीं आता होगा, लेकिन आप इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपकी हेल्प करेगा आपको पर्सनल मेंटर देने में, जिससे आपको पूरा आपको वन ऑन वन अटेंशन प्रोवाइड की जाए। इसी के साथ आपके लाइव डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपकी हेल्प करेगा आपके डाउट्स को क्लियर करने में और इजीली आपके डाउट्स को सॉल्व। वीकली रिपोर्ट्स आपको बना के दी जाएंगी, वीकली रिपोर्ट्स तैयार की जाएंगी ताकि आपको भी पता लगना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक आप एक्चुअली में कहां पर स्टैंड करते हैं और आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी और अगर नहीं करी, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप जरूर करेंगे, आप इतने अच्छे बच्चे हैं, आप जरूर करेंगे। फिर भी अगर जहां कम इंप्रूवमेंट हुई है तो आपको और कहां पे वर्कआउट करना है ताकि आपके और इंप्रूवमेंट हो सके। पेरेंट्स के साथ कंप्लीट टच में रहेंगे, पेरेंट्स को भी आपके रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा। आपको पता है क्यों? पेरेंट्स ही तो आपको लेके आए हैं, तो पेरेंट्स को बिल्कुल खुशी होगी अगर उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने आपको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अगर ज्वाइन करवाया है तो आपका रिजल्ट कितना ज्यादा अच्छा होता ही जा रहा है। बिल्कुल, उनकी खुशी भी तो बहुत जरूरी है। वीकली प्लानर आपका प्लानर बनाने में हेल्प करेंगे, स्टडी प्लानर बनाने में हेल्प करेंगे।
बच्चों आपको पता है, आप भी प्लानर बनाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आपको भी पता है कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन हम प्लानर अच्छे से नहीं बना सकते हैं। आप पता है क्यों? क्योंकि हम सिर्फ चैप्टर वाइज लिखेंगे, या हम पूरा पूरा चैप्टर लिख देंगे, हम शायद 1 2 3 4 ऐसे लाइन में करेंगे, लेकिन आपका मेंटर आपकी हेल्प करेगा उन वेटेज के हिसाब से प्लानर बनाने में और टॉपिक्स को भी सेग्रीगेट करने में। जो मेजर और मैक्सिमम मार्क्स के टॉपिक होते हैं उन्हें पहले कवर करते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। देखा कितने सारे फीचर्स हैं। पीसी सोच रहे हैं ना, चलो सरप्राइज टाइम। अगर हम 12 मंथ्स की पे जाते हैं यानी कि एक साल, तो हमें सिर्फ 2333 रुपए 2333 रुपीज ही फॉर अ मंथ पे करना है। और अगर हम 24 मंथ्स में जाते हैं तो हमें सिर्फ 2000 रुपीज ही फॉर अ मंथ पे करना है। और इसी के साथ अगर हम अपना रेफरल कोड जो कि BREJ10 यहाँ यूज करेंगे तो हमें एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड। 23 अगस्त यानी कि कल तक के लिए आपके लिए ये एक्स्ट्रा एडिशनल ऑफर है। अगर आप प्लस या आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आप पहले 500 में काउंट होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिले। कोई मंथ्स नहीं, आप जितने मंथ्स की मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप उतने मंथ्स की ले सकते हैं। ये ऑफर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक के लिए ही वैलिड है। Run fast, grab the opportunity. Time is very less and opportunity is very big. तो हमें फटाफट जाना है और फटाफट से अपॉर्चुनिटी अवेल। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा सा बता दूं आपको। हमारा इस बार MCQ पैटर्न के ऊपर पेपर है। नवंबर एंड में हमारा पेपर है जिसमें हमारा 50% सिलेबस आ रहा है, यानी 1 to 5 चैप्टर्स ऑफ पार्ट A एंड 11 चैप्टर मार्केटिंग चैप्टर ऑफ पार्ट B। ठीक है, तो हमें फटाफट से जाना है, फटाफट से इसे पढ़ना है। MCQ की क्लास जरूर कंडक्ट होगी और कल ही कंडक्ट करी जाएगी, इसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कल शाम 6 बजे आपके अपने चैनल कॉमर्स 365 पे आप पहुंच जाना टाइम से, क्योंकि MCQ में मैं नहीं आप पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये क्या होते हैं? दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस। ये कहते हैं जिस तरीके का हमारा प्रिंसिपल होता है उसी के हिसाब का, जिस तरीके की हमारी सिचुएशन होती है उसी तरीके का ही हम प्रिवेलिंग प्रिंसिपल अप्लाई करके हम अपनी सिचुएशन से इजीली काम कर सकते हैं, हम अपनी सिचुएशन से इजीली गेट ऑफ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं प्रिंसिपल्स डिराइव कहां से होते हैं? तो बच्चों ये प्रिंसिपल्स होते हैं दो जगह से डिराइव। एक होता है ऑब्जर्वेशन और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज को कीनली ऑब्जर्व करते हैं, हम बहुत ध्यान लगा के देखते हैं कि ऐसा क्यों, हमने देखा ये अच्छा ऐसे हो रहा है, अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे बच्चों, फिर हम उसको ट्राई करके देखेंगे क्या कि जो हमने सोचा क्या वो हमने सही सोचा, क्या जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमने सही किया, हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। यहीं से आते हैं हमारे फीचर्स। मैंने आपको बताया था नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो पहला होता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये हर जगह अप्लाई होता है, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में इसे अप्लाई करते हैं। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई कैसी है, कोई कैसी नहीं है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। सेकेंड आते हैं जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब जो हमें वे देते हैं, जो हमारी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन का प्रिवेलिंग प्रिंसिपल हम यूज करेंगे ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बनते कैसे हैं? जब हम कोई सी चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसको ट्राई करके देखते हैं, तो हमारे यहां से बनते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फ्लेक्सिबल, हमारे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रिजिड एज ऑफ प्योर साइंस। बच्चों यहाँ से हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर डैश इन नेचर, क्या आएगा? रिजिड इन नेचर। तो हमारे प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। मेनली बिहेवियरल, हमारे ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे ह्यूमंस का नेचर क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हमारा काम करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है, जो पर्सन टू पर्सन
वेरी करता है और हम इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करके अपने टारगेट्स को अचीवली ऑर्गेनाइजेशन में अचीव। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा करेंगे वैसा हमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपके ऊपर भी है, अगर आप पढ़ोगे, आप मेरी क्लासेस अटेंड करोगे, तभी तो आपको केस स्टडीज भी सॉल्व करनी आएंगी, तभी तो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने आएंगे, तभी तो आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट होता है बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं हम। ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का प्रिंसिपल अप्लाई करना है ताकि हम इजीली अपने उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकें। इंपॉर्टेंस, बच्चों मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का मतलब एक ही होता है। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस का मतलब एक। प्रोवाइडिंग मैनेजमेंट विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटीज, ये कहता है जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है, उस चीज को हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करें और तो हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम है, हम जो अपने पास्ट में बहुत गलतियां करते हैं, हम बिल्कुल गलतियां करते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम उन गलतियों को फ्यूचर में अप्लाई ना कर सकें। वो उन गलतियों की वजह से हमारा काम गलत या हमारा काम डिले नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड, तो हमें उनको कैसे यूज करना है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सेफ तरीके से, ताकि उनकी वेस्टेज ना हो सके। हमें बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज नहीं करना। साइंटिफिक डिसीजंस, प्रॉपर रियलिस्टिक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये कहता है जो भी हमें डिसीजन लेना होता है, हमें बहुत सोच समझ के और अच्छे तरीके से ही डिसीजन लेना। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड होती है, उसके साथ हमें भी मोल्ड होना पड़ता है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के हिसाब से हैंड टू हैंड चला सकें। Fulfilling social responsibility, apart from fulfilling all the needs and requirements of the organization, हमारी कुछ responsibilities होती हैं अपनी society की तरफ भी, तो हमें वो अपनी society की भी सारी responsibilities fulfill करना बहुत। मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। क्यों, ताकि हम उनकी नॉलेज को इम्पार्ट कर सके, बढ़ा सके, और नॉलेज बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही वो हेल्प करता है कि हमारे जो मैनेजर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक्स को भी सीख। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप फटाफट से रिकॉल कर लीजिए ताकि हम आगे अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ सकें। डन, क्लियर है। तो बच्चों कल के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, कल हमारी क्लास शाम को 6 बजे है, आना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं नहीं आप पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि उस क्लास में क्या होगा, उस क्लास में आपके अपने चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। ठीक है, तो कल शाम को 6 बजे आपके अपने चैनल कॉमर्स 365 पे मिल। प्रिंसिपल, हमें 2 लोगों ने प्रिंसिपल्स दिए थे, द फर्स्ट वन वाज फ्योल एंड द अदर वन वाज टेलर। फ्योल ने हमें कितने दिए थे, ऑल। फ्योल का नाम देखो क्या हो रहा है, FAYOL, OL मतलब ऑल। ऑल ने हमें कितने दिए थे, ऑल ने हमें दिए थे 14 प्रिंसिपल्स। तो इन प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, whose principles are known as principles of general management, तो आंसर आएगा फ्योल। दूसरा था हमारा टेलर। टेलर ने हमें कितने दिए थे, सिर्फ 4 दिए थे, क्योंकि वो बहुत बिजी था कपड़े सिलने में, तो इसलिए उसने हमें कितने दिए थे, 4। 4 मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन, whose principles are known as principles of scientific management। आंसर क्या आएगा हमारा, बिल्कुल टेलर। फर्स्ट प्रिंसिपल था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता है हमें अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड। हम अपने काम को छोटे पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं,
हम अपने काम को डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम परफेक्ट हो। हम अपना काम परफेक्ट करने के लिए सबको, हर पर्सन को उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी क्वालिफिकेशन की बेसिस पर ही काम को दे, ताकि हर कोई उसी बेसिस पे काम कर सके और सबका काम क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो। स्पेशलाइजेशन क्या होगी बच्चों? स्पेशलाइजेशन हमारी क्वालिटी हो गई। स्पेशलाइजेशन हमारी क्वालिटी हो गई किसकी? डिवीजन ऑफ वर्क की। तो जब हम केस स्टडीज में ढूंढेंगे तो हम ढूंढेंगे स्पेशलाइजेशन वर्क। सेकंड होता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब देना, क्या देना? टास्क देना, कमांड देना या ऑर्डर देना। कौन देगा? सुपीरियर देगा। किसको देगा? सबऑर्डिनेट को। तो सबऑर्डिनेट की क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? कि जो हमें काम मिला है, जो हमें ऑर्डर मिला है, जो हमें टास्क मिला है, वो हमें कंप्लीट करना है। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमें कंप्लीट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या कहती है? ये कहती है दोनों चीजें ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ चलनी चाहिए। एक भी चीज अगर हमारी बढ़ जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं। चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं कहूँ कि कल मैं आपका एमसीक्यू का टेस्ट लूंगी पूरे टर्म 1 के सिलेबस का, तो आप कहोगे इतनी जल्दी? टाइम ही नहीं है, हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, कैसे होएगा? मार्क्स कम आएंगे, डांट पिटेगी, क्या करें, छुट्टी मार लेते हैं, जाएंगे ही नहीं। मैम पूछेगी, कहेंगे मैम बीमार हो गए थे, हमारा आ ही नहीं पाया, हमारा नेट नहीं चल रहा था। यही सोचोगे ना? और अगर मैं आपको कहूं कि कल मैं सिर्फ चैप्टर 2 के एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगी, तो आप क्या सोचोगे? ओ, ये तो मैम ने अभी करवाया है, ये तो बहुत इजी है, इसको तो बस एक बार रिवाइज करना है, चलो नोट्स निकाल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, तो हम कल जाके दे देंगे। यही सोचोगे ना? ये आपको पता है क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यानी सुपीरियर ने आपको काम ही कम दिया था, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, तो आपने कर लिया। ज्यादा थी तो आप इग्नोर कर रहे थे। इसलिए दोनों बैलेंस होना और लिमिटेड होना बहुत जरूरी। एक नंबर का क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, अथॉरिटी कितने टाइप्स की होती है? 2। कौन कौन सी? ऑफिशियल एंड पर्सनल अथॉरिटीज। ठीक है, लिख लिया ना सबने? कोई रह तो नहीं गया? चलो आगे हो जाए केस स्टडी। फिर से बोल रही हूँ बच्चों, केस स्टडी देखते हुए हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं वो एक्चुअली में हमसे डिमांड क्या करते हैं। कैन मिस्टर भारद्वाज बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ द डील? व्हाई और व्हाई नॉट? गिव अ सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आल्सो एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल। Swaraj is running an office furniture showroom. Most of his clients are businessmen and they prefer to buy goods on credit. Credit मतलब वो उधार पे goods को खरीद। Keeping this in mind, he was given the power to the sales manager, Mr. Bhardwaj, to offer a credit period of only 20 days. तो उसने बोला कि हमसे 20 दिन का क्रेडिट पीरियड देंगे जब हम कोई डील किसी बायर के साथ नेगोशिएट करें। On a specific day, Mr. Bhardwaj finds that if he can offer a credit period of 30 days as an exception to a prospective buyer, he is likely to finalize a highly profitable deal for the business. एक दिन कोई आया होगा बायर्स के पास, तो उसने सोचा अगर मैं इसको 30 दिन का दे दूं तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। सो मिस्टर भारद्वाज रिक्वेस्ट स्वराज। अब स्वराज तो मालिक था, यानी वो कौन था? सुपीरियर था। और मिस्टर भारद्वाज कौन हो गया? वो हो गया था सबऑर्डिनेट। To grant him additional authority for offering a credit period 30 days in the interest of the business. उसने रिक्वेस्ट किया सबऑर्डिनेट ने अपने सुपीरियर को कि हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा, हम इसको 30 डेज का दे देते हैं। लेकिन स्वराज refuses to extend his authority. As a result, the deal is not finalized. जब वो मना कर दिया, वो जिद पे आ गया, उसने कहा नहीं दूंगा, मैं इसे 20 दिन का ही दूंगा, मैं 30 डेज का नहीं, तो डील चली जाती है। अब वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या मिस्टर भारद्वाज यानी कि क्या सबऑर्डिनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? डील गई तो किसकी वजह से गई है? स्वराज। भारद्वाज के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि he was not having the proper authority and responsibility. इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, ना ही इसके पास कोई अथॉरिटी थी कोई डिसीजन लेने की,
उसके हाथ से डील चली गई। तो आंसर आएगा हमारा नो, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग स्पेसिफिक अथॉरिटी। प्रिंसिपल कौन सा आएगा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम उसको एक्सप्लेन कर। क्लियर हुआ? परफेक्ट, आई होप क्लियर हो गया है। तो चलिए आगे। डिसिप्लिन, ये कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन केस अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करें तो हमें क्या पे करना पड़ेगा? हमें पे करनी पड़ती है पेनल्टीज। बिल्कुल। साथ ही ये हमें कहता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं हमें वो कमिटमेंट्स भी पूरी तरीके से फॉलो करने हैं और उन्हें पूरा करना है, क्योंकि अगर हम वो पूरा नहीं करेंगे तो हमें क्या पे करनी पड़ेगी? सेम पेनल्टी। तो हम इसको केस स्टडीज में ढूंढेंगे कमिटमेंट एंड पेनल्टीज के नाम से। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन देखते, पहले देखते हैं वो क्या मांग रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मांग। चलिए, वोल्टेक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, however it is running under heavy losses. To revive from the losses, management shifts the unit to a backward area where labor is available at a low cost. उसने यहाँ क्या किया? लॉस आ रहा था तो उसने अपनी मैनेजमेंट को शिफ्ट कर दिया जहां पे उसको थोड़ी सस्ती लेबर मिल गई, यानी इसका थोड़ा सा लॉस बच सकता था। मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क्ड द वर्कर्स टू वर्क ओवरटाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट and promises to increase the wages of the workers after achieving its mission. उसने बोला मैं तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगा और पेमेंट भी दे दूंगा कब? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। Within a short period, company starts earning profits because both the management and workers honor their commitments. जब वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट फॉलो कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा बच्चों? डिसिप्लिन। बिल्कुल सही। क्लियर? चलिए, फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। अब आप खुद सोचो, कमांड, कमांड मतलब देना। कौन देगा? सुपीरियर। किसको देगा? सबऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे हैं कुछ कुछ मिलता जुलता है, इसको क्लियर कर। ये कहता है अगर एक सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को कमांड कर रहा है, एक सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को कमांड कर रहा है, तो सब कुछ क्या रहेगा? क्लियर। अगर दो सुपीरियर्स एक ही सबऑर्डिनेट को कमांड करेंगे तो क्या हो जाएगी? कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि दोनों को पता नहीं चलेगा किसको बोले। इसको बोलेगा सबऑर्डिनेट को, ये बेचारा किसकी सुनेगा? फंस जाएगा। ये वन की सुनेगा तो टू नाराज हो जाएगा, ये टू की सुनेगा तो वन नाराज हो जाएगा। फंसा कौन? सबऑर्डिनेट। समझे? तो ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही सुपीरियर एक ही सबऑर्डिनेट को काम दे, कमांड करे, उसको ऑर्डर दे, उसको वर्क दे, उसको टास्क दे। इससे क्या होगा? उसको कंफ्यूजन नहीं होगी। इसी की हमारी दूसरी बहन होती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये कहता है एक को ही कमांड दे, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को कमांड दे, साथ ही हमें ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही प्लान फॉलो, प्लान भी तो हमारा एक ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? हमारी वेस्टेज नहीं होगी, हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं। अब आप जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ओहो कमांड में भी वन हेड वन बॉस था, अब डायरेक्शन में भी यही है, याद कैसे रहेगा? सोच रहे हो ना? मैं बताऊं, ABCD पढ़ी है? ABCD पहले क्या आता है? C। तो C में हम क्या लेंगे? वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट। D कब आता है? बाद में। तो बाद में हम क्या ले लेंगे? वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट प्लस वन प्लान। बिल्कुल इस तरीके से आप इसको याद। आया ना समझ? देखा इजी में दिया ना मैंने आपको।
चलो इसका डिफरेंस करते हैं। मीनिंग, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन सुपीरियर फॉर वन सबऑर्डिनेट प्लस वन प्लान शुड बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम, कमांड का क्या होता है? ताकि हम एक को ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सके और हमारा काम सही तरीके से हो जाए। और डायरेक्शन क्या कहता है? कि हमारी ओवरलैपिंग ना हो, हमारे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, हमारी वेस्टेज ना हो। इम्प्लीकेशन कहाँ इंप्लाई कर सकते हैं? यूनिटी ऑफ कमांड का होता है जहां पे इंडिविजुअल एम्प्लॉय होता है, और डायरेक्शन का होगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाई करी। सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, यूनिटी ऑफ कमांड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जब एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को देगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा? डिसिप्लिन रहेगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? इससे हमारे क्या आएंगे? वेस्टेज बचेगी, ये इंपॉर्टेंस, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज बचेंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बचेगा, और सारे मिलजुल कर एक ही प्लान के ऊपर फोकस करके अपने टारगेट्स अचीव। हुआ क्लियर? चलो केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले देखते हैं वो पूछ क्या रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज बीइंग वायलेटेड। वायलेटेड का मतलब होता है उल्लंघन। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसका हमारा यहाँ पे उल्लंघन किया जाए? ऑल्सो आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट राजवीर फील्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द फैक्ट्री। और सी में उनका डिफरेंस है। ए में तो पूछ रहा है कौन सा प्रिंसिपल का उल्लंघन हो रहा है, बी में वो पूछ रहा है कौन सा उसको यूज करना चाहिए, और सी में बोल रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो चलो देखते हैं। Rajveer works as a plant superintendent in a carpet making factory. In order to complete the export orders on time, the production manager asked him to make the workers work overtime. अब काम पूरा करना है तो प्रोडक्शन वाले की जिम्मेदारी है, उससे कहा ओवरटाइम काम करवाओ। Whereas the finance manager is strictly against the practice because it will increase the cost of production. अब उसने मना कर दिया। अब बताओ वर्कर किसकी सुनेंगे? प्रोडक्शन वाले की सुनेंगे, फाइनेंस वाला नाराज होएगा। फाइनेंस वाले की सुनेंगे, प्रोडक्शन वाला नाराज होएगा। अरे भाई किसी को नाराज भी तो नहीं करना, तो कौन सा वायलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड, सी, कि सिर्फ एक हेड की बात हो रही है। Moreover, Rajveer feels that since the company is manufacturing handmade carpets as well as machine-made carpets, there is a lot of overlapping and activities. Therefore, there should be two separate divisions for both of them, wherein each division should have its own in charge plans. बच्चों प्लान आ गया तो क्या हो गया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, परफेक्ट। तो ए में कौन सा वायलेट हो रहा है? यूनिटी ऑफ कमांड। बी में कौन सा इंप्लाई होना है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सी में इन दोनों के डिफरेंस। आई होप क्लियर है आपको और अच्छे से समझ भी आ गई। चलिए आगे चले। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये कहते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारा मेजर इंटरेस्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के गोल्स को पूरा करना, ना कि अपने पर्सनल गोल्स को फुलफिल करने के बारे में सोचना। तो हमारा मेन टारगेट किसकी तरफ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के टारगेट्स को अचीव। तो हम इसको क्या देखेंगे केस स्टडीज में? आवर इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को रखना। चलिए नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन, अब आप बताओ रेम्यूनरेशन क्या होता है? ऑब्वियसली सैलरीज या वेजेस। अब ये कहता है, अब इसकी बात किसकी हो रही है? सैलरीज और वेजेस की। किसके लिए? एम्प्लॉयज। ये कहता है कि जो सैलरीज और वेजेस होते हैं वो फेयर होने चाहिए। किस किस के? दोनों के। दो लोग कौन होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज। ये कहता है जो हम सैलरीज देते हैं इट शुड बी फेयर टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द एम्प्लॉयज। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, मतलब वो जितना पे कर सकती है। अब आप खुद बताओ, वो पे रख ले ज्यादा अमाउंट पे करना पाए, वो बाहर से उधार लेके थोड़ी ना करेगी, नहीं ना। कहां से सैलरीज पे करेगी? जो वो कमाएगी उसी में से तो वो पे करेगी, अपने प्रॉफिट्स को भी नहीं छेड़ेगी।
तो हमें उतने पे ही करना है जितनी ऑर्गेनाइजेशन पे कर सकती है। और एम्प्लॉयज की कितनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न हो सके, मतलब उनका बेसिक नेसेसिटीज उनकी पूरी हो सके। तो हम इसको केस स्टडीज में कैसे ढूंढेंगे? शुड बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड should earn minimum standard of living for the employees. Bill. नेक्स्ट होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन हमारा कहता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। अब आप बताओ किसके पास होती है? ऑब्वियसली कौन लेगा डिसीजन? टॉप लेवल हमारा, हाँ हमारा टॉप लेवल हमारे डिसीजन। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास हो गई? टॉप लेवल। क्या हो गई? टू चूज द बेस्ट अमंग द गिवन ऑप्शंस। जितने ऑप्शंस गिवन है उसमें से जो बेस्ट है हमारे लिए, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, उसी को ही हम सिलेक्ट करेंगे। तो बच्चों आप बताओ वो किसके पास हुआ? वो बिल्कुल हुआ टॉप लेवल के। फिर आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है जब टॉप लेवल का वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है, बहुत ओवरबर्डन हो जाता है, तो वो अपने काम को कम करने के लिए मिडिल और लोअर लेवल में इक्वली और एफिशिएंटली काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? ताकि कोई भी ओवरबर्डन ना हो, ना ही कोई लेस बर्डन हो। सबके पास इक्वल काम होना चाहिए और सब कोई अच्छे से काम भी कर सकते। इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी। दोनों में से कोई भी चीज एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम केस स्टडीज में कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो इसमें टॉप, मिडिल और लोअर का ही रिलेशन लिया जाए। ठीक है, चलो 9th प्रिंसिपल। देखा हम कितनी जल्दी जल्दी आ गया, बोर भी नहीं हुआ, आपको कितना मजा भी आ रहा है इस क्लास में, है ना? त्योहार के साथ साथ आप फन करें। देखो बच्चों मैं भी आई हूँ, मैं भी तो त्योहार है, मेरा भी तो मन कर सकता है, मैं भी आई हूँ, आप भी आए हो। मिलकर हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। मजा आ रहा है ना? तभी तो मैंने आज मैराथन रखी है कि आप एंजॉय भी कर सके और अपना पढ़ भी सके। तो चलो आगे चलो। स्केलर चेन, ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक चेन फॉलो करनी जरूर, जिसको हम बोलते हैं, लिख लो, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी जो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक प्रॉपर चेन फॉलो करनी जरूरी होती है। कोई भी चीज अगर हमें कम्युनिकेट करनी है तो हमें एक चेन फॉलो करनी जरूरी होती है। वो चेन कैसे चलती है? टॉप टू बॉटम, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फिर लोअर। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज आई थी, कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी हो जाती, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ था गैंग प्लान। लिख लो बच्चों, 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर आता है। ये क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब हमारे लिए और इमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेम लेवल पे काम करने वाले लोग आपस में कम्यूट कर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कोई आग लग गई ऑर्गेनाइजेशन, गॉड माय गॉड आग लग गई, अब क्या करें? अगर लोअर लेवल को पता लगा है, अब वो वेट करे जी, पहले तो मैं मिडिल लेवल को बोलूं, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल को बोले, फिर हम किसी फायर ब्रिगेड को बुलाएं, तब तक तो पूरा सब खत्म हो जाएगा। अगर हम सीधा ही लोअर लेवल आपस में डिसाइड करें क्या करना चाहिए, फायर ब्रिगेड, चलो चलो फायर ब्रिगेड, डिसीजन ले लिया इमरजेंसी सिचुएशन में, तो हमारा नुकसान होने से क्या हुआ? बच। तो इसको क्या कहते हैं? जब हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। केस स्टडी टाइम। तो पहले हम देखते हैं क्या मांग रहे हैं वो। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन the various principles of punishment that Mehul is advising Neeraj to follow while doing his job. तो हमें principles बताने हैं, इसमें कौन कौन से follow। Neeraj is selected as the post of a software developer in an IT company
On the first day of his joining Mehul, his project manager tells Dheeraj that during the course of his work, he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his power for individual or family's benefit at the cost of larger general interest of the company. मतलब कई बार हमें ऐसा मिलता है कि हम अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कम, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो कौन सा प्रिंसिपल आएगा? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। In such situation, he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise in stature in the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt the formal chain of authority. बच्चों formal lines यानी कि top से middle से lower, तो क्या आ जाएगा? Scalar chain। तो इसमें कौन से आ गए दो प्रिंसिपल? Subordination of individual interest to general interest और scalar chain। आई होप क्लियर है, परफेक्ट है, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चलो। ऑर्डर, ये कहते हैं प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं भले मैन है, मटेरियल है, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो, सबको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड होना जरूरी होता है, प्रॉपर टाइम प्रोवाइड करना जरूरी होता है उन चीजों का। क्यों? ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके, हमारा टाइम ना वेस्ट हो सके और हम जल्दी जल्दी सारा काम कर सके, हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। तो हम इसको केस स्टडीज में कैसे ढूंढेंगे? प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? चलो आगे चलो। इक्विटी, इक्विटी क्या करती है? आप खुद सोच रहे होंगे, इक्विटी इक्वल, सब कुछ बराबर, है ना? बिल्कुल सही। ये कहते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो सब कुछ यानी कि उसमें काम करने वाले सारे लोग भी सारे इक्वल है, हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव कैसे होगा? रिलीजन पे, कास्ट पे, लैंग्वेज पे, नेशनैलिटी पे, हमें कोई भेदभाव नहीं करना। अगर हम सेम लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम सेम लेवल पे हर किसी को सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसी को कम या किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है? और आप खुद सोचो, अच्छा भी नहीं लगता आजकल जैसे एमएनसीज का एटमॉस्फेयर चल रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज का, तो वहां पे बहुत तरीके के लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग आके काम करते हैं। तो क्या अगर हम सब में डिफरेंस करेंगे वो अच्छी चीज रहे? नहीं ना, हमें आपसदारी में भी ये चीज नहीं करनी। चलो हो जाए केस स्टडी। चलो बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी। Which principle of management is being violated? कौन से प्रिंसिपल का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है? Hina and Harish are typists in a company having the same educational qualification. Hina gets rupees 3,000 per month and Harish gets rupees 4,000 per month as salaries for the same working hours. कौन सा प्रिंसिपल वायलेट? जब वो सेम काम कर रहे हैं, सेम लेवल पर हैं, सब कुछ बराबर है, तो फिर हीना की सैलरी कम क्यों है या हरीश की सैलरी ज्यादा क्यों है? भाई या तो दोनों को 3,000 दो या दोनों को 4,000 दो, भेदभाव क्यों है? तो कौन सा प्रिंसिपल हमारा वायलेट हो रहा है? बिल्कुल इक्विटी हमारा वायलेट हो गया। बच्चों हो गया ना क्लियर? चलो चलिए आगे। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, पर्सनल कौन होते हैं? ह्यूमंस, यानी कि हम, यानी कि एम्प्लॉयज। ये कहता है जब भी कोई नया मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्यों? ताकि वो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से समझ सके, वो समझ सके कि हमें कैसे काम करना है या ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके का काम की जरूरत है। अगर रेगुलर बेसिस पर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को निकालती है तो उसकी गुडविल मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में ये अफवाह फैल जाती है कि यहाँ पे तो कोई बंदा टिक ही नहीं सकता, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी निकाला जाता है।
और अगर रेगुलर बेसिस पर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है तो उसको न्यू जॉब इजिली नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हर कोई यही सोचेगा कि इसके साथ तो हम अपने लूपहोल शेयर नहीं कर सकते, इसका तो काम ही थोड़ी देर जॉब करने और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देने का है, तो कोई इसको जॉब इजिली नहीं। इसलिए बच्चों हर एनवायरनमेंट में सेटल होने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करना जरूरी है, ताकि वो एडजस्ट हो सके, वो वहां के तौर तरीकों को समझ सके, पहचान सके, उनमें यूज टू हो सके, तभी उसका वहां पे क्या आ सके, रिजल्ट आने शुरू हो सके। क्लियर? चले आगे। थर्ड प्रिंसिपल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब आगे आना, मौका देना। ये कहता है जब हम काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सजेशंस दे सके, और अगर वो सजेशंस हमें अच्छे लगते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें उन्हें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय के सजेशंस को कंसिडर किया जाए या उनसे सजेशंस मांगे जाए तो एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, मोटिवेट, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, वो परफेक्ट काम करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाएगा, उसको लगेगा वाह मेरी इतनी इंपॉर्टेंस है तो मतलब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, अगर मेरे उसको सिलेक्ट कर लिए मेरे सजेशन को तो मुझे इसके लिए क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, तो वो बहुत ध्यान लगाएगा, वो अच्छे से सोचेगा, रिजल्ट भी जरूर देगा। तो इसलिए एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और वो होना भी चाहिए। चलिए केस स्टडी देखते हैं। पहले तो देखते हैं वो मांग क्या है। Identify and explain the principle of management which Gurpreet is unable to apply and is perpetually on a lookout for new stuff. He is very good fearing person and offers fair wages to his employees so they can afford a reasonable standard of living. Name and explain the relevant principle of management which has been brought into effect by Gurpreet. Gurpreet is running a retail mart in Varanasi to provide various types of products of daily use under one roof to the buyers. The employees' turnover in his business is very high and he is perpetually on a lookout for new stuff. The fact of the matter is that he lacks managerial skill and assigns work to his employees on ad hoc, मतलब changing basis या jaldi basis, without letting them settle down in a specific work. वो time provide नहीं करता, वो जल्दी जल्दी काम को चेंज कर देता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इससे क्या होगा, वो इनसिक्योर हो जाएंगे। This approach of his creates a sense of insecurity among the employees and they tend to leave the job very quickly. कौन सा आ गया हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। He is a good fearing person and offers fair wages to his employees so they can afford a reasonable standard of living and the paying capacity of the organization, यानी remuneration of employees। बिल्कुल सही। क्लियर हुआ? आई होप यहां तक आपको सारा क्लियर। चले बड़े आगे। चल ओ एक और केस स्टडीज, चलो पढ़ते। Telco Limited manufactures files and folders from old clothes to discourage the use of plastic files and folders. For this, they employ people from nearby villages where very less job opportunities are available. An employee, Harish, designed a plan for cost reduction, but it was not welcomed by the production manager. उसने एक प्रपोजल दिया जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो सके, लेकिन उसने प्रोडक्शन मैनेजर ने उसे मना कर दिया। क्यों? गलत है ना? बिल्कुल गलत। Another employee gave some suggestions for improvements in design, but it was also not appreciated by the production manager. उसने भी मना कर दिया। तो बच्चों कौन सा प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है? बिल्कुल इनिशिएट। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बढ़ा जाए आगे। चलिए बढ़ते हैं। स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स मतलब टीम स्पिरिट, ग्रुप एक्टिविटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आई शुड बी रिप्लेस्ड विद वी। बेटा कहीं पर भी अगर हमें ये वर्ड्स दिखे, टीम स्पिरिट,
ग्रुप यूनिटी और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ग्रुप एफर्ट्स, कुछ भी दिखे हमें फटाफट क्या करना है, जल्दी से आंखें बंद करके स्पिरिट दी कॉर्प्स लिखना। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अपनी केस स्टडी। State any one principle of management given by Fowler and one characteristic of management mentioned in the above case. तो principle बताओ। Nutan Tiffin Box Services was started in Mumbai by the Mumbai Dabbawalas. Dabbawalas were the soul of entire Mumbai, aimed to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all office goers at the right time and right place. Service is uninterrupted even on the days of bad weather, political unrest, and office social disturbances. Recently, they have started online booking system through their website mydabbawalas.com. Owing to the tremendous popularity amongst the happy and satisfied customers and members, the Dabbawalas were invited as guest lecturer by top business schools. Dabbawalas operate in a group of 25 to 30 people along with a group leader. Each group team up with other groups in order to deliver the tiffins on time. They are not transferred on frequent basis as they have to remember the addresses of their customers. तो हम कोई भी चेंज नहीं करते थे, क्योंकि हम चेंज करते तो हमारे क्या हो जाता, पर्सन्स नाम भूल जाते. They follow certain rules while doing trade. No alcohol during working hours, no leave without permission, wearing white caps and carrying IDs during business hours. Recently, on the suggestion of a few self-motivated fellow men, the Dabbawalas thought out and executed a plan of providing food left in tiffins by customers to slum children. They have instructed their customers to place red sticker if food is left in the tiffin to be fed to poor children later. बेटा अगर हम देखा जाए ना, इसमें हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन वो हमसे कितने मांग रहे हैं, एक. तो अगर हम इजी पे जाएं और वो ग्रुप की बात कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे, स्पिरिट दी कॉर्प्स. और बी में वो मांग रहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट. बच्चों याद करो फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम. बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई हमारी, ग्रुप की बात हो रही है, तो बिल्कुल बोलो, जल्दी बोलो, ग्रुप एक्टिविटी. ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल हो गया स्पिरिट दी कॉर्प्स और हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, ग्रुप एक्टिविटी. क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, चल एक और केस स्टडी. इसमें भी मैं बोल रहा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और टू फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट इंटररिलेटेड. बिल्कुल, अब आप दोगे इसका आंसर. आपका विद्यालय believes in the holistic development of students and encourages team building through a mix of curricular, co-curricular and sports activities. On its founders day, a strange performance had to be put. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decided to use recycled paper for the decoration. Spirit of unity, बच्चों हमें यहाँ तक क्वेश्चन करो. प्रिंसिपल कितने मांग रहे हैं, एक. स्पिरिट ऑफ यूनिटी आ गया, क्या आएगा, स्पिरिट दी कॉर्प्स. चलो, and all the members supported each other with mutual trust and a sense of belongingness. The program was systematically planned and executed. Karthik, one of the prefects, realized that the group had unknowingly applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the success of this function that he asked his father to apply the same principle in his business. His father replied that he was already using that principle. तो कौन सा आ गया हमारा, स्पिरिट दी कॉर्प्स. फीचर्स कौन से हो गए, स्पिरिट दी कॉर्प्स से तो ग्रुप एक्टिविटी हो गया, टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो हमारे दो फीचर्स हो गए, ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. क्लियर है यहां तक? बढ़ा जाए आगे, चलो. In context of the above case, identify and explain the various principles of management. बहुत सारे आ रहे हैं मतलब यहाँ पे, are being applied by Radhika. Identify and explain the principle of management which is being violated. मतलब एक principle का हमारा यहाँ पे उल्लंघन भी किया जा रहा है. State any one effect of the violation of the principles of management. अब जो violate हो रहा है उसका क्या effect पड़ेगा. तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं.
Radhika opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry design. She has employed 11 persons in her showroom. For greater productivity, she divides the work into small tasks and each employee is trained to perform her specialized job. Division of work, बिल्कुल specialization की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा? Division of work. The salespersons are allowed to close a deal with a buyer by giving a maximum of 10% discount, whereas the decision to give any further discounts rests with Radhika as the final authority. बच्चों, उसने कहा मैं 10% डिस्काउंट, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा खास आ जाता है जो बहुत सारा सामान लेगा, कहता है मुझे 20% दो, तो फाइनल कॉल किसके पास है? राधिका. राधिका कौन है? ओनर. ओनर कौन हो गया? टॉप लेवल. तो क्या आ गया? Centralization and decentralization. Good. In the earlier days of starting of the business, 5 of her employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of their employees to honor her commitment. Commitment follow कर रही है, नहीं तो उसे क्या मिलेंगी? पेनल्टीज. वो छोड़ जाएंगे तो क्या आएगा? डिसिप्लिन. बिल्कुल सही, डिसिप्लिन. However, when it comes to settling the conflict among the employees, she tend to be more biased towards the female. Equity, equal नहीं कर रही तो उल्लंघन कौन सा हो रहा है? Equity. अब इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारा? जो लोग मेल मेंबर्स होंगे वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे काम करने में. आंसर्स देखे, पहले में आ गए हमारे कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. वॉयलेशन में आ जाएगा हमारा इक्विटी. क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेल मेंबर्स विल नॉट फील कंफर्टेबल टू वर्क विद राधिका. क्लियर? चलिए आगे. Oh, one more case study. Identify and explain the various principles of management that Raj is applying for the successful management of his eye care center. Raj and Simran are both qualified eye surgeons and good friends. After obtaining a certificate of practice, they decide to pursue a career of their own. Raj starts an eye care center in the city, whereas Simran joins a government hospital in a small village. They met after a long time in a party. Raj invites Simran to visit his eye care center and she accepts his invitation. She observes at his clinic that there is a fixed place for everything and everyone, and it is present there so that there is no hindrance in the activities of the clinic. मतलब हर चीज अपनी जगह पे फिक्स थी, मतलब ऑर्डर. बिल्कुल. Also Raj always tends to replace I with V. I को V से replace करता था, यानी कि spirit the corpse. Later on, Raj shared with her that she always deals with the lazy staff, sternly to send the message that everyone is equal in his eyes. Equity. तो कौन से हो गए 3 प्रिंसिपल? बिल्कुल. ऑर्डर, स्पिरिट द कॉर्प्स और इक्विटी. चलिए बच्चों, यहाँ पे हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. जिसको जो भी डाउट है फटाफट से बताइए, मैं वो क्लियर करती हूँ. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. तो चलिए आगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब आपको मैं बता दूं, हमने बहुत बड़ी हर्डल ऑलरेडी क्रॉस कर ली है, क्योंकि हमारे मेजर क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे फिजियोलॉजी, क्योंकि उसके कितने होते हैं? 14. अब तो छोटे छोटे रह गए हैं, तो हमारी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी. घबराने की, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे शुरू करते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिए थे? टेलर ने. 1 नंबर का क्वेश्चन. Whose principles are known as principles of scientific management? आंसर आएगा हमारा टेलर. बिल्कुल. पहला आता है साइंस नॉट रूल ऑफ. ये कहता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में हिट एंड ट्रायल मेथड्स को रिप्लेस करके, जी हाँ,
हिट एंड ट्रायल मेथड्स को रिप्लेस करके वो मेथड्स यूज करने हैं जो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हिट एंड ट्रायल होता है जब हम करके देखेंगे, अगर वो सूट कर गया तो हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो हम दूसरे पे जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना हमें, क्योंकि अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बिल्कुल टाइमली कंप्लीट करके देना होता है और मिनिमम कॉस्ट के साथ। इससे हमारी दोनों चीजें क्या होंगी? वेस्ट होंगी। तो हम केस स्टडीज में क्या ढूंढेंगे? रिप्लेसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? सेकंड होता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है सुख शांति, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई। ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमें सुख और शांति मेंटेन करनी है, हमें लड़ाई नहीं करनी। इसके लिए उसने इंट्रोड्यूस किया था मेंटल रेवोल्यूशन। जी हाँ, ये तो लिख लो, खा लो, यादों में पढ़ना, नींद में बोलना, ये जरूर आता है। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है? चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? दो लोग। वो दो लोग कौन है? मैनेजमेंट और वर्कर्स। अगर मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में सोचे और वर्कर्स मैनेजमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दे तो आपस में लड़ाई क्या हो जाएगी? खत्म। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगी? हार्मनी। बिल्कुल। तो मेंटल रेवोल्यूशन 1 मार्क में आएगा, जरूर लिखना है, याद करना और रखना। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम मैनेजमेंट और वर्कर्स का माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, उनको दोनों को इक्वली लेके आ रहे हैं। तो हमारे इसमें यूज करेंगे केस स्टडीज को ढूंढने के लिए नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे हम ऊंच नीच का भेद क्या करते हैं? खत्म। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जापान, जैसे हमारे यहाँ पे किसी को कोई बात नहीं मानता, हम क्या करते हैं? जी स्ट्राइक कर लो, काम करना बंद कर दो, धरने में बैठ जाओ, लड़ाइयां करने लग जाओ, है ना? जापान में क्या होता है? अगर कोई किसी की बात नहीं मानता तो वो ओवर टाइम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है क्यों? जस्ट कि लोगों को दिखाने के लिए, किसको? मैनेजमेंट को दिखाने के लिए काले रंग का पट्टा बांध लेते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आज भी आपके बेनिफिट के, मैनेजमेंट के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं? ब्लैक कलर का बैगेज पहन के ओवर टाइम काम करना स्टार्ट। क्लियर हुआ? चलो केस स्टडी देखें। Pawan is working as a production manager in CFL Limited, which manufactures CFL bulbs. There is no class conflict between, no class आ गया तो क्या आ जाएगा हमारा? Harmony not discord between the management and workers. The working conditions are very good. Company is earning huge profit. As a policy, the management share the profit earned with the worker because they believe in the prosperity of the no class conflict. सीधा आ गया हमारा harmony not discord. चलो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले तो ये एक्सटेंशन है हमारी किसकी? ये एक्सटेंशन है हमारी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। यहीं पे आता है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड? तो आंसर आएगा हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सबसे पहले तो ये उसी पे फोकस करेगा, नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कि ऊंच नीच का भेद हम क्या करेंगे? हटा देंगे। दूसरा ये हमें साथ में कहता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर काम करना है। कैसे? हम कोई भी इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन ले रहे हैं तो हमें एम्प्लॉयज को भी साथ लेकर चलना है, हमें उनके सजेशंस भी देखने हैं और उनके सजेशंस को भी फॉलो जरूर। तो इसमें हम 2 चीजें देखते हैं। 2 चीजें क्या है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, साथ ही taking workers into confidence while taking any important decision। 2 चीज देखेंगे तभी हम आगे काम। आई होप क्लियर है। चलिए केस स्टडी देखते हैं। ABC is engaged in producing electricity from domestic garbage. There is almost equal division of work and responsibilities between workers and the manager. The work management even takes work, अब देखो यार इक्वल डिवीजन को कर रहा है,
वर्कर और मैनेजमेंट का, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि यहाँ वर्कर और मैनेजमेंट की बात हो रही है, सबका काम इक्वली डिवाइडेड है, यानी कि ऊंच नीच का भेद खत्म कर रहा है, किसी के पास ज्यादा नहीं और किसी के पास कम नहीं। The management even takes worker into confidence before taking important decision. वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर काम कर रही है, जिसकी वजह से वर्कर्स क्या है, सेटिस्फाइड है, वो खुश हैं, वो बहुत हैप्पी है वहां पे काम करके। तो बच्चों कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। क्लियर है? चलो आगे। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये क्या कहता है, ये कहता है इन केस अगर कभी वर्कर्स की हम चाहें, अगर हम चाहते हैं कि हमें अपने वर्कर्स को और एक्सेल करना है, हमें उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न टेक्निक्स के साथ ज्यादा अच्छे से इंट्रोड्यूस करना ताकि हम इन हैंड टू हैंड एनवायरनमेंट के साथ काम कर सके, तो हमें उन्हें टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। बच्चों ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग वो होती है जो हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स को और बढ़ाने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ अ कैंडिडेट। तो अगर हम देते हैं तो क्या होगा, वर्कर्स की वेस्टेज रिड्यूस होएगी, वो कम से कम रॉ मटेरियल में लेके अच्छे से काम कर सकते हैं, साथ में उनकी ग्रोथ भी होएगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे, प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। क्लियर? चलो केस स्टडी, इसमें हम आए बताने आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आ रहे हैं वो हमें बता। Ritik is desirous of setting up a small factory to manufacture different kinds of eco-friendly packing material. He proposes to adopt a logical approach to his business rather than hit and trial method. बच्चों hit and trial आगे तो अभी बताया था कौन सा होता है, science not rule of thumb. And he knows that this can result in tremendous saving of human energy as well as wastage of time and beauty. He planned to adopt paternalistic style of management in practice in order to avoid any kind of class conflict. मतलब कि ऊंच नीच का भेद हम यहाँ पर खत्म कर। तो आगे कौन सा, harmony not discord. Moreover, he plans to seek the opinion of his worker before taking any important decision. कोई भी important decision लेने से पहले हम अपने वर्कर्स की भी सजेशंस ले रहे हैं, यानी कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो बच्चों यहाँ हमारे तीन आए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड जिसमें हम मेंटल रेवोल्यूशन ये एक्सप्लेन करेंगे, और थर्ड आएगा कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तब तक मैं देखी मेरे किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लग रहा है सबको क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे सारे बच्चों को सब समझ आ रहा है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ऑल आर हैप्पी, ऑल आर सेटिस्फाइड। तो हम आगे चलते। कॉम्बिनेशंस हमारे आते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारी पहली स्टेटमेंट होगी द प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्योल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट। हमारे टेलर का प्रिंसिपल और एक फ्योल का प्रिंसिपल कॉम्प्लीमेंट तो करता है, अब वो हमें देखते हैं वो दोनों कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट। इसके हमने 3 सेट्स बनाए। तो पहला सेट होता है हमारा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के साथ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कैसे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड क्या कहता है कि हमें वर्कर और मैनेजमेंट के बीच के भेद को क्या करना है, खत्म करना है। इन दोनों का माइंडसेट चेंज करना है कि मैनेजमेंट वर्कर के बारे में और वर्कर मैनेजमेंट के बारे में सोच सकते। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहता है कि हमें जो सैलरीज होती है वो दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों देख रहे हो हार्मनी में भी दोनों की बात हो रही है, रेम्यूनरेशन में भी दोनों की बात हो रही है। उसमें वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज का रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अर्न हो सके, बिल्कुल जरूरी है। मतलब मैनेजमेंट वर्कर्स के बारे में सोच रही है, साथ ही वो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए, यानी वो अपने बारे में भी सोच रही है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर। चलिए इसकी एक केस स्टडी देखते हैं। The principles of Taylor and Fuel are mutually complementary. One believed that management should share the gains with the workers, while the other suggested that employees' compensation should depend on the
earning capacity of the company and should earn a reasonable standard of living for the। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के साथ रेम्यूनरेशन ऑफ। सेकंड होता है हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के साथ इनिशिएटिव। अब बच्चों कॉपरेशन क्या कहता है, एक तो नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, क्योंकि ये हार्मनी की एक्सटेंशन है। साथ ही हमें कहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर हमें काम। इनिशिएटिव क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू एम्प्लॉयज वैल्यूएबल सजेशन। तो जब दोनों में सजेशंस की बात हो रही है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री। One believed that management should not close its ear to constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system whereby suggestions which result in substantial time or cost reduction should be reported। यानी कि आ जाएंगे हमारे कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म के साथ इनिशिएटिव। आई होप यहां तक सब क्लियर है। चलिए हम अपना थर्ड सेट दें। थर्ड होता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ आएगा डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहते हैं अगर हम वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे तो वो उस फील्ड में क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज। बच्चों डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, हमें अपना काम ऐसे डिवाइड करने की हमारा काम क्या हो, स्पेशलाइज। तो ये दोनों एक दूसरे में जब स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसकी कोई केस स्टडी भी नहीं है हमारे पास, खुश हो जाइए आप सारे। चलो बच्चों मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तब तक मैं देखती हूँ मेरे किसी और बच्चे को दोबारा कोई डाउट तो नहीं हो रहा। तब तक आप फटाफट से देखिए, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए। चलिए मेरे सारे बच्चों को लग रहा है यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पूछा है और सबको अच्छे से सारा समझ आ। तो चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारी टेक्निक्स। हमें 7 टेक्निक्स दी गई थी और वो टेक्निक्स हमें दी थी टेलर। पहली हमारी थी फंक्शनल फोरमैनशिप। ये कहता है कि हम लोअर लेवल को 8 स्पेशलिटीज में डिवाइड कर रहे हैं। बच्चों डिवीजन, डिवाइड आ रहा है, आप खुद सोचो, जहां डिवीजन आता है तो हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं। तो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टेक्निक किसकी एक्सटेंशन हो गई, बिल्कुल ये हो गई एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 8 स्पेशलिटीज में डिवाइड कर रहे हैं। कैसे, एक होता है प्लानिंग इंचार्ज, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब आप खुद सोचो, प्लानिंग इंचार्ज यानी कि हम प्लान करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अपना इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस देता है। रूट क्लर्क हमें रास्ता बताते हैं हमें किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हमारा टाइम सेट करते हैं, क्योंकि बच्चों टाइम के ऊपर ही हमारी कॉस्ट डिपेंड होती है। डिसिप्लिनेरियन ये वर्क एरिया में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करते हुए हमें क्या क्या चीज पे फोकस करना है। स्पीड मेजर पॉइंट कि हमारी स्पीड लिमिटेड रहे और हमने जो टाइम सेट किया उसी के हिसाब से हमारी स्पीड वर्क। गैंग बॉस ये देखता है कि सारी मशीन्स और टूल्स सब रेडी है काम के लिए, कभी भी हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। रिपेयर बॉस कि हमारी रिपेयर्स को देखता है कि रिपेयर्स हो रही है नहीं हो रही, क्या हमारी मशीन्स वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं। और लास्ट होता है इंस्पेक्टर जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करता है, जो कि ये देखता है कि हमारी क्वालिटी ठीक आ रही है या नहीं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि हम इसको 2 में डिवाइड कर रहे हैं, प्लानिंग और प्रोडक्शन। तो हम डिवीजन ऑफ वर्क तो इसकी एक्सटेंशन होगी, लेकिन आप ये देखिए कि इसमें 4 और 4 यानी कि 8 हमारे यहाँ पर हेड्स बना दिए उसने। 8 हेड्स, भाई सबऑर्डिनेट तो कंफ्यूज। तो किसको वायलेट कर रहा है, बिल्कुल ये वायलेट करेगा यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका क्वेश्चन आता है, which principle
which technique divides lower level into 8 specialities? Answer, functional foremanship. दूसरा, which technique is the extension of division of work and violates unity of command? Answer, functional foremanship. क्लियर? एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे यहां से निकलते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट क्लर्क, इंस्पेक्टर और गैंग बॉस. ये तीनों हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन में जरूर आ सकते हैं. रूट क्लर्क जो रूट ऑफ प्रोडक्शन देता है, गैंग बॉस जो हमारी मशीनरी और टूल्स को रेडिली अवेलेबल रखता है, और इंस्पेक्टर जो हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करता है, चेक करता रहता है. तो हमारे एक फंक्शनल फोरमैनशिप से मैंने आपको पांच बच्चों 1 मार्कर क्वेश्चंस बता दिए. आपने पांचों को याद कर, ठीक है? बढ़े आगे. चलिए, नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ये कहते हैं हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है. वो स्टैंडर्ड होता है कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम भी सेट करके रखना है और अपनी क्वालिटी का भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है. मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. सपोज हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, तो हमें उसका खाना बहुत अच्छा लगता है. जब हमें किसी चीज बहुत पसंद आती है ना, हम बार बार उसके पास जाते हैं, तो हम उसके पास दूसरी बार भी जाएंगे खाना खाने. तो हमें उस दिन टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या कहते हैं, यार इसने तो अपना स्टैंडर्ड ही गिरा, ये तो अब अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसने तो अपना स्टैंडर्ड ही गिरा, यही कहेगा ना. तो हमें काम करते हुए अपने टाइम पे तो पूरा फोकस करना है कि हमारा टाइम मिनिमम लगे, क्योंकि बच्चों टाइम के ऊपर क्या होता है, हमारी कॉस्ट डिपेंड होती है. साथ ही हमें क्वालिटी के ऊपर भी स्टैंडर्ड मेंटेन के रखना है. हम कॉस्ट के चक्कर में अपनी क्वालिटी को डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं. हमें गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स ही मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं. सिंप्लीफिकेशन कहता है काम करते हुए हमें अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी कलर्स, अननेसेसरी साइजेस, इनके ऊपर फोकस ना करके जितना इजी करके हम अपने काम को करेंगे, हम उतने अपने काम में ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, हम उतने ही ज्यादा अपने काम में एफिशिएंसी ला सकते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन कहती है eliminating extra sizes, extra design, superfluous dimension, extra colors. क्लियर? बढ़े आगे. चलो एक केस स्टडी हो जाए. आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेक्निक देखिए. स्टडी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड इज कंपनी डीलिंग इन स्टेशनरी आइटम्स इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस. बच्चों स्टैंडर्ड्स की बात आ रही है. And quality in materials and in the performance of men and machines. Company adheres to benchmarks during production. Moreover, its products are available in limited varieties, sizes and dimensions, thereby eliminating superfluous diversity of product. यानी हमें सब कुछ इजी करके चलना है, सिंप्लीफाई करके चलना है, यानी सिंप्लीफिकेशन. और ऊपर यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगी हमारी टेक्निक? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. चलिए बच्चों देखिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं आगे देखती हूँ. मेरे किसी बच्चे को तो कोई डाउट नहीं है? चलिए सबको क्लियर है यहाँ. बढ़े आगे. वर्क स्टडी. इसके बाद आती है हमारी वर्क स्टडी. वर्क स्टडी को हम 4 में डिवाइड करते हैं. मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी. ये चारों को मिला के हमारी बनती है वर्क स्टडी. तो हमारे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, मेथड स्टडी, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी कंस्टिट्यूट डैश. तो आंसर आएगा वर्क स्टडी. तो अब हम बढ़ते हैं मेथड स्टडी. मेथड स्टडी हमारी होती है वन बेस्ट वे टू डू दी जॉब. ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका होता है और वही बेस्ट तरीका हमें फॉलो करना चाहिए. इससे हमारी क्वालिटी क्या हो जाएगी? बेस्ट. कस्टमर्स क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड. रिजेक्शंस क्या हो जाएंगी? रेड्यूस. नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी. मोशन मतलब काम करना. ये कहते हैं जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हम कभी उठेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, किसी को घूरेंगे, गॉसिपिंग करेंगे. ये सब चीजें हमारी जो होती हैं ये सब एलिमिनेट करती हैं. क्यों? क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल
डाइवर्ट होता है और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट। तो ये कहते हैं मोशन स्टडी व्हाइल वर्किंग वी हैव टू एलिमिनेट डिफरेंट मोशंस लाइक लिफ्टिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, गॉसिपिंग एटसेट्रा so that our work can be done perfectly, our focus can be done exactly on that work. अब हम इन मोशंस को चेक कैसे करते हैं? हम इन मोशंस को चेक करते हैं सीसीटीवी कैमरास या मूवी कैमरास के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम स्टडी। ये कहते हैं हमें अपना एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करना है काम का। ये स्टैंडर्ड टाइम सेट करना हमारा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि टाइम के ऊपर हमारी बच्चों कॉस्ट डिपेंड होती है। तो हम अपना टाइम कैसे सेट कर सकते हैं? हम अपना टाइम सेट कर सकते हैं स्टॉप वॉचेस के थ्रू। अगर हम स्टॉप वॉचेस लगा देते हैं तो हमारा टाइम सेट होगा, हमें पता चल पाएगा हमारा टाइम क्या इससे एक्सीड कर रहा है या इससे डिक्रीज जा रहा है, तो हम उस हिसाब से अपना आगे फोकस कर सकते। चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं। पर्पस, टाइम स्टडी क्या कहती है? टू सेट अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द प्रोडक्शन। मोशन स्टडी, टू एलिमिनेट अननेसेसरी मोशन लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग, गॉसिपिंग एटसेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स, टाइम स्टडी में हम कोई नया मेथड डेवलप नहीं कर सकते। मोशन स्टडी कहती है कि हम इसमें नए मेथड्स डेवलप कर सकते हैं ताकि हम अपने मोशंस को एलिमिनेट कर सकें। टूल्स, टाइम स्टडी को कैसे करते हैं हम? स्टॉप वॉचेस के थ्रू, और मोशन स्टडी को सीसीटीवी कैमरास या मूवी कैमरास के थ्रू हम सेट कर सकते। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलिए। फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी कहती है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में थोड़े से रेस्ट इंटरवल्स भी प्रोवाइड करने चाहिए। हम काम करते करते, हम बोलते बोलते थक जाते हैं और थकावट की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी लेवल है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो ये कहता है कि हमें बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करने जरूरी है ताकि हमारा एनर्जेटिक लेवल बना रहे, हम अच्छे से काम कर सके और हमारी जो परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट रहे, हमारा स्टेमिना मेंटेन रहे, हम उतनी ही एनर्जेटिकली काम कर सके। तो इसको हम केस स्टडीज में ढूंढते हैं, रेस्ट इंटरवल्स शुड बी प्रोवाइड। चलिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दो बताइए जो यहाँ यूज हो। Sanchit, after completing his entrepreneurship course from Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Shop, in a famous mall in New Delhi. The specialty of his coffee shop was the special aroma of coffee and a wide variety of flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason. He appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the causes for the same. Sandhya took feedback from the clients and found out that though they loved very special unique aroma of coffee, but were not happy with the long waiting time, matlab time study, to process the order. She analyzed and found out that there were many unnecessary obstructions in between which could be eliminated, yani motion study. She fixed a standard time for processing the order. She also realized that there were some flavors whose demand were not enough. So she also decided to stop the sale of such flavors. As a result, within a short time period, Sandhya was able to attract the customer. तो बेटा इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर थे उनको उसने सिंप्लीफाई कर दिया। टाइम स्टडी क्योंकि वो टाइम सेट कर रही है, और मोशन स्टडी क्योंकि काम करते हैं हम अननेसेसरी मोशंस को प्रोड्यूस। तो तीन में से आप कोई भी दो लिख सकते। और ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई पेपर में भी एक बार आ चुका है, तो इट मींस कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें इसको अच्छे से फोकस करना। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, इसको ब्रेक करेंगे अब। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट, पीस मतलब टुकड़ा, वेज मतलब सैलरी, सबको अलग अलग टुकड़ा सैलरी। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के लोग काम करते हैं, एक होते हैं एफिशिएंट, एक होता है इनएफिशिएंट। तो क्या इन दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए? बताओ आप। नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है, जो ज्यादा काम कर रहा है, उसको सैलरी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, यानी हायर वेज रेट। और जो कम कर रहे थे उसको क्या होनी चाहिए? लोअर वेज रेट।
तो इन दोनों की जो सैलरीज हमारी किस पे डिफरेंशिएट करती है, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी। तो बच्चों इसको हम कैसे ढूंढेंगे केस स्टडीज में, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट के नाम से हम इसे केस स्टडीज में। चलिए केस स्टडी देखते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द इंसेंटिव बोनस प्लान दैट अंशुल में इंप्लीमेंट टू एज डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। बच्चों ऐसे एक बात कहूं, इसमें हमें केस स्टडी रीड करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, एक ही टेक्निक मांग रहा है, लेकिन किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो हमारा आंसर तो यहीं पे क्लियर हो गया, क्या हो गया, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्लियर? चलो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू राइट द ओपिनियन, राइट इन द कमेंट्स, आई श्योरली रिवर्ट बैक टू यू। अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको जरूर अच्छे से समझ आ जाए। रात को सोने से पहले एक बार फिर से इस वीडियो को गो थ्रू करिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। हर क्वेश्चन के साथ मैंने एक स्पेसिफिक केस स्टडी भी आपको प्रोवाइड करी हुई है ताकि आपको पता चल सके कि हमें केस स्टडीज में कौन सा वर्ड। Bugs Bounty, a very important feature introduced by Unacademy, जहां पे अगर आप देखते हैं कि वीडियो में या जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट, उसमें कोई इनएप्रोप्रिएट डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट चीज दिखा रहे हैं, तो प्लीज बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट। रिपोर्ट करने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पे आप फॉर्म पे जा सकते हैं, उस फॉर्म को फिल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। If you will be the first one and if you will be right, you can easily claim your prizes. आप क्लेम्स प्राइज को क्लेम करने के लिए भी हकदार होते हैं। हम अनअकैडमी में रह के कितने भी डाउट्स पूछ सकते हैं। हमें डाउट पूछने के लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नंबर देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं सोचना क्या हम पूछें या क्या हम ना पूछें। डाउट्स आपको कि एक ही डाउट के और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आप किसी भी टाइम पे डाउट पूछ सकते हैं और आपको एचडी क्वालिटी में इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डाउट प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर आपको कोई होमवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और आप अपनी टीचर से पूछने में हेजिटेट कर रहे हैं, डोंट हेजिटेट बच्चों, आप यहाँ पर आके हमसे इजीली डाउट पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, आपसे 5 स्टेप्स दूर है अपने डाउट से। तो चलिए देखते हैं क्या है। आस्क डाउट पे क्लिक करिए। सबसे पहले तो आप ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले या प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आस्क डाउट पे क्लिक करिए। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर क्वेश्चन आपकी गैलरी में सेव्ड है, नहीं है तो आप फोटो क्लिक करके भी क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन लेते ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको डाउट है उसको क्रॉप करिए, उसको हाईलाइट करिए, अपना सब्जेक्ट चूज करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, एसएसटी, साइंस, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको चूज करिए और आपका आंसर आपके सामने आएगा। देखा बच्चों, 5 स्टेप दूर और आंसर आपके सामने। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है हर रविवार दोपहर को 1 बजे, जिसमें आना आप बिल्कुल नहीं भूलते। सीबीएसई क्लास 11th और 12th के लिए टेस्ट होता है, जो कि लाइव टेस्ट एंड्रॉइड पे चलता है, जहां पे आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और आपको उस पर 30 क्वेश्चंस क्लिक करने हैं। अगर आप बच्चों ये क्वेश्चंस क्लिक सही करते हैं तो आप एलिजिबल हैं 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ की स्कॉलरशिप को जीतने के लिए। वेट क्या कर रहे हैं? और अगर भी आज तक भी अगर किसी ने मिस कर दिया तो घबराने की बात नहीं, आप अगले संडे फिर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। जाने से पहले एक बात बता दूं, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम करने वाले हैं अपने एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज जो एक्चुअली में हमारा टर्म 1 का पैटर्न है। तभी बच्चों आज मैंने आपको मैराथन दिया था कि आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए और कल हम एमसीक्यू करके अपने चैप्टर को लॉक। मैंने आपको क्लास के शुरू में सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था। सब्सक्रिप्शन लेते हुए अपना कोड जो कि BREJ10 है, इसको अप्लाई करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी के साथ आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। Thank you so much for coming. I hope you enjoyed the video. Don't forget to like, share and subscribe और इस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। साथ ही कल शाम फिर 6 बजे हम मिलेंगे आपके अपने चैनल, आपके अपने टाइम पे, आपके अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, जिसका आंसर्स देंगे आप, करेंगे एंजॉय आप। तो मिलते हैं कल।
तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन once again. I hope you all enjoyed. Thank you so much for coming. Thank you so much for listening. Have a good day. Till then, take care.